So welcome back again, guys. Now we are starting with the merits of the joint stock company. In the previous parts we have done with the features of joint stock company. तो मेरिट में अब तुम्हें पता ही है कि हम हमेशा कॉन्सेप्ट एंड फीचर से ही मेरिट डीमेरिट निकालते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी अपनी क्या थी, फीचर थी, और इसमें क्या बन गई, मैरिट। तो लिमिटेड लायबिलिटी जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी थी कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वहां तक ही सीमित है जहां तक उसने अपने शेयर का पैसा दिया है। मान लो शेयर जो है वो 10 रुपए का था, 8 रुपए पे किया है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे 2 रुपए उससे मंगवाए जा सकते हैं, लेकिन इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 कुछ भी नहीं मंगाया जा सकता। ठीक है। एंड ये तो हमें पता ही है कि एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ओनर इज सेपरेट फ्रॉम द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो यही चीज है, इसको फिर बस अलग से इंग्लिश में लिख दिया है लिमिटेड लायबिलिटी में। शेयर होल्डर्स आर लाइएबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। यहाँ पे अपना अनपेड अमाउंट कितना था, 2 था। ठीक है। ऑल्सो ओनली द एसेट ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट। और डेट को सेटल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसकी एसेट को यूज किया जाएगा, द एसेट ऑफ द कंपनी। लीविंग द ओनर्स पर्सनल एसेट फ्री, यानी कि ओनर की जो पर्सनल एसेट है, शेयर होल्डर की जो पर्सनल एसेट है, उसको यूज नहीं किया जाएगा। दिस रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ रिस्क बोर्न बाय द इन्वेस्टर। यहाँ पे तुम एक लाइन और ऐड कर सकते हो, रिड्यूसेस इन्वेस्टर रिस्क टू बोर्न लायबिलिटी। ठीक है, ये तुम यहाँ पे ऐड कर लो। तो ये हो गई अपनी लिमिटेड लायबिलिटी, कुछ भी अलग नहीं पढ़ा है, बस एक ये फैशनेबल लाइन लिख देना, रिड्यूसेस इन्वेस्टर रिस्क टू बोर्न दी लायबिलिटी। ठीक है। देन उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट में ही बताया था कि जो मेरी कंपनी होती है, अगर पब्लिक कंपनी है तो उसके शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है। प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। बट हम क्या करते हैं, जैसे हमने जो इन हिंदू फैमिली बिजनेस में करता और कोपार सेनर्स की लाइबिलिटी को अलग अलग देखा था कि लिमिटेड वाले को फीचर में मेरिट में डाल दिया था, अनलिमिटेड वाले को डीमेरिट में। ऐसे पब्लिक वाली ट्रांसफरेबिलिटी को तो मेरिट में डाल देंगे, और प्राइवेट कंपनी वाली ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन को हम किस में डाल देंगे, डीमेरिट में। ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पॉइंट व्यू ऑफ द पब्लिक कंपनी, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो the ease of transfer of ownership adds to the advantage of investing in a company as the share of a public company, public limited company। ये ध्यान रखो, ये मेन वर्ड है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड एज सच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू दी कैश। मान लो मुझे आज पैसे की रिक्वायरमेंट है और मैंने कुछ शेयर खरीद के रखे थे, तो अब मुसीबत के टाइम में मैं उन शेयर को फ्रीली ट्रेड कर सकती हूँ, फ्रीली उनको बेच सकती हूँ, और मेरे पास क्या आ सकता है, पैसा आ सकता है। ठीक है। तो इसमें बोला है दिस अवॉइड्स द ब्लॉकेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये क्या अवॉइड करने में मदद करता है, इन्वेस्टमेंट का ब्लॉक। अगर मैंने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पे मुझे उसे बेचना मुश्किल हो जाएगा। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है, पब्लिक कंपनी के शेयर में अगर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आई कैन बाय एंड सोल्ड इट वेरी इजीली। ठीक है। एंड प्रेजेंट द कंपनी एज अ फेवरेबल अवेन्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो इसी बेनिफिट के चलते काफी सारे इन्वेस्टमेंट पर्पस के अपॉर्चुनिटीज में खुल जाती है। ठीक है। देन उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस हम मेंबर में गो, मेंबर में कम, बट कंपनीज कंटिन्यूज फॉर एवर। ये वाला था अपना डायलॉग। और इसको थोड़ा वेट देने के लिए हम क्या बोल देंगे कि जो शेयर होल्डर है, अगर शेयर होल्डर अगर रिटायर हो जाता है, रेजिग्नेशन दे देता है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या इंसेन हो जाता है, या उसको इनप्रिजनमेंट हो जाते हैं, या वो मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो भी जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, retirement, resignation, insolvency, or insanity of its member, as it has a separate identity from its member, separate entity from its
member, a company will continue to exist even if the member die. अगर कंपनी में लोग मर भी जाते हैं तो भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ एक चीज और लिख लो, सेपरेट एंटिटी बेनिफिट। ठीक है, और जो स्टूडेंट थोड़ा होशियार है ना, तो वो अपनी लैंग्वेज में भी इस चीज़ को लिख सकता है अगर उसने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम जो है वो क्या करो, अपनी कहानियां बना के लिखो। कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझा है ना, उसी चीज को बस इंग्लिश में ही तो ट्रांसफर करना है, इंग्लिश में ही तो ट्रांसलेट करना है उस चीज को। ठीक है, इधर उधर की खिचड़ी नहीं पकानी, लिखना टू द पॉइंट ही है। बट अगर कहीं फंस जाते हो तो वहां पे तुम अपनी लैंग्वेज यूज कर दो, बट विद इन द कॉन्सेप्ट फ्रेम ओनली, कुछ इधर उधर का नहीं लिख के आना। ठीक है, तो ये थी परपेचुअल एग्जिस्टेंस। उसके बाद है स्कोप ऑफ फॉर एक्सपेंशन। स्कोप फॉर एक्सपेंशन में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि जो कंपनी है वो बहुत सारे शेयर होल्डर, बहुत सारे मेंबर से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास पूल ऑफ रिसोर्सेज आ जाता है, यानी मेरे पास बहुत सारी क्या आ जाती है, कैपिटल आ जाती है, जिससे कि मैं एक्सपर्ट लोगों को भी क्या कर सकती हूँ यहाँ पे। सॉरी, एक्सपर्ट लोगों वाला पॉइंट तो नेक्स्ट है। तो स्कोप फॉर एक्सपेंशन में क्योंकि मेरे पास अब रिसोर्सेज ज्यादा है, मैंने मेंबर से भी लिया है और शेयर होल्डर से अप्रूव करा के मैंने लोन भी उठा लिया, तो मेरे पास अब दो तरीके की कैपिटल है, इक्विटी भी है, डेट भी है। उन दोनों का ही यूज करके मैं क्या कर सकती हूँ, कोई न्यू प्रोजेक्ट में एंटर कर सकती हूँ। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी क्या है मेरी, लिमिटेड है, और ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न, अगर हाई रिस्क ले रहे हैं तो रिटर्न भी क्या होगा, हाई होगा। ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो चांसेस है कि हमको ज्यादा रिटर्न भी मिले। ठीक है, तो स्कोप फॉर एक्सपेंशन में क्या लिखा है, कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि शेयर के फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्दर कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से भी ले सकते हैं हम कैपिटल को, कैसे, अगर वो एक पब्लिक कंपनी है तो, एज वेल एज थ्रू दी लोन, और लोन से भी ले सकते हैं from the bank and the financial institution. Thus, there is greater scope for expansion. Expansion का यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, और जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर देते हैं शेयर में, क्योंकि एक कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, और पब्लिक कंपनी के केस में शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, प्लस ज़्यादा पैसे लगाए तो हो सकता है ज़्यादा रिटर्न भी मिले, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न इन अ कंपनी। फिर उसके बाद है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब अब मेरे पास जो है पूल ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है, मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है, तो मैं एक्सपर्ट मैनेजमेंट को भी क्या कर सकती हूँ, हायर कर सकती हूँ इन माई कंपनी टू रन दी, टू लुक आफ्टर दी एक्टिविटीज। So a company can afford to pay higher salary to specialists and professionals. It can therefore employ people who are expert in their area of specialization. मान लो उन्हें कोई लीगल लॉयर को करना है हायर अपनी कंपनी के लिए, कॉर्पोरेट लॉयर को, तो वो उनके पास इतना पैसा है कि वो उसके पर हियरिंग के पैसे दे सके। ठीक है, मान लो उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है तो वो सीए को भी हायर कर सकते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी उनको हायर करनी है, सीएस एग्जीक्यूटिव, तो उसको भी हायर कर सकते हैं, मतलब एमबीए को भी हायर कर सकते हैं। जितने भी अपने पास स्पेशलिस्ट लोग हैं उन सबको यहाँ पे क्या कर सकता है, ये हायर, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पूल ऑफ रिसोर्सेज, मोर एंड मोर पूल ऑफ कैपिटल। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इन अ कंपनी लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। अब क्योंकि कंपनी जो है वो काफी बड़ी है, उसके काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जिससे कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ सकता है, यानी काम को बांटना पड़ सकता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ये वाला मैनेजर देखेगा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ये वाला। एक कंपनी में एफएमसीजी सेगमेंट भी हो सकती है, क्लोथ अपैरल्स की भी हो सकती है, प्लस फूड चेन की भी हो सकती है, होटल्स की हो सकती है, हॉस्पिटल की हो सकती है, तो सबके लिए अलग अलग मैनेजर को वो हायर कर सकते हैं, वर्क को डेलीगेट कर सकते हैं। दिस लीड्स टू बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग एज वेल एज ग्रेटर एफिशिएंसी इन द कंपनीज ऑपरेशन। अगर डिवीजन ऑफ वर्क होगा, क्योंकि वो स्पेशल बंदों को हायर किया हुआ है अलग अलग एरिया के लिए, तो वो डिसीजन क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये हमारी क्या थी, मेरिट हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। और जो मैं तुम्हें निमोनिक्स बताती हूँ ना, वो मैं रिवीजन के दौरान बताऊंगी, ठीक है। और ये मैं साइड में तुम्हारे लिए लिख के लाई थी,
तो थोड़ा सा मैं रुक जाती हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो एंड या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, आई होप ले लिया होगा तुमने स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद ये वाला, एंड देन दिस लास्ट वन। एंड नेक्स्ट पार्ट में अब हम करने वाले हैं टी मैरिज। पहले एक बार रिवाइज करा दूं। लिमिटेड लायबिलिटी में अनपेड अमाउंट को मंगवा सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में हम शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट की ब्लॉकेज अवॉइड की जा सकती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस में DIRL अफेक्ट नहीं करेगा कंपनी की एग्जिस्टेंस को, ये ध्यान रखना। ठीक है, और वो अपना फ्रेज जो था कॉन्सेप्ट वाला, मेंबर में कम मेंबर में गो बट कंपनी इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फिर उसके बाद स्कोप फॉर एक्सपेंशन में कि मेरे पास अब लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, पब्लिक से भी ले सकती हूँ पैसा, प्लस लोन भी उठा सकती हूँ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे बेनिफिट थे लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न के। और उसके बाद था प्रोफेशनल मैनेजमेंट, पूल ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा है, कैश मेरे पास ज़्यादा है, तो मैं एक्सपर्ट बंदों को हायर कर सकती हूँ। प्लस मेरे जो कंपनी का स्केल है वो लार्ज स्केल में ऑपरेट करती है, तो यहाँ पे मुझे डिवीजन ऑफ वर्क भी करना पड़ेगा। तो यहाँ अपनी रिवीजन भी खत्म हो जाती है मेरिट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ।